हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। यहाँ पे हम आपको कराते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी और साथ ही साथ कुछ सेट एग्ज़ाम्स की भी। अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस अच्छे से कर लेते हैं नेट के लेवल का, तो आपके लिए सेट एग्ज़ाम कोई भी जो है बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तंत्रिका आवेग की गति का आधार क्या है? द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पे करता है ये करता है आपके डायमीटर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के परिघ व माइलिन शीथ के घनत्व पर, थिकनेस ऑफ द माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आपको मालूम है उसके अंदर क्रिया विभव जैसी चीज़ें होती हैं आपके न्यूरॉन के अंदर। तो जो तंत्रिका आवेग है उसकी गति का आधार क्या है? एक्सॉन के परिघ व माइलिन शीथ के घनत्व। अब देखते हैं हम अगला सवाल। आइडेंटिकल ट्विंस आर, एकांडी जुड़वा बच्चे होते हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट है किसका? ये आपके पार्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान का। और जो ऊपर वाला भाग था ये कहाँ था आपका? ये था आपका बायोसाइकोलॉजी का। इसका मतलब आपके राजस्थान सेट में जब ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन्होंने बायोसाइकोलॉजी पूछी थी, इसका मतलब है कि इस बार भी ये पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको भौचक्का, अचंभा और कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करें। आइडेंटिकल ट्विंस आर भाग है आपका। अगर आपने वो लेक्चर देखा है जिसमें हमने बताया था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में, किस प्रकार से एक जाइगोट से हमारा निर्माण होता है, एक सेल से हमारा निर्माण होता है, और वो सारी चीज़ें बताई थी उसके अंदर, तो वो आपको यहाँ पे बन जाएगा। आइडेंटिकल ट्विंस आर नेवर ऑफ द सेम सेक्स, यूजुअली ऑफ द सेम सेक्स, ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम्स। एकांडी जुड़वा बच्चे होते हैं, कभी भी समान लिंग के नहीं होते हैं, प्रायः समान लिंग के होते हैं, हमेशा समान लिंग के होते हैं। यह गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विन का मतलब क्या है कि अंडा कितने निषेचित हो रहा है वहाँ पे केवल एक अंडा जो है वहाँ पे निषेचित हो रहा है, फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विन्स की, एकांडी जुड़वा बच्चों की खासियत यही है कि वो क्या होंगे? हमेशा समान लिंग के होंगे। यानी अगर एक लड़की है तो दूसरी भी क्या होगी? दूसरी भी लड़की ही होगी। और यदि एक लड़का है तो वहाँ भी क्या होगा? दूसरा भी लड़का ही होगा। फ्रेटर्नल ट्विन्स के केस में हमको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है इस बारी आपसे पूछ लिया जाए फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में, तो आपको मालूम है कि वो कैसे होंगे। वो अलग अलग सेक्स के, अलग अलग लिंग के हो सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 8। अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन ऑफ फॉर्म इज द लॉ ऑफ प्रेग्नांस विच वॉज टर्म्ड बाय। आकार प्रक्षेपण के सामान्य नियम प्रेग्नास का प्रतिपादन किया था। किन्होंने किया था? आप सभी जानते हैं। परसेप्शन की जब भी बात आएगी तो ना ही हम वहाँ पे कोई फंक्शनलिस्ट देखते हैं, ना ही हम वहाँ पे कोई संरचनावादियों देखते हैं, ना कोई व्यवहारवादिज्ञों देखते हैं। हम हमेशा किसको देखेंगे? हम हमेशा देखते हैं वहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी को लगभग मालूम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1। और जो पिछला वाला था इसका राइट आंसर क्या है? आपका प्रश्न नंबर 7 का ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन्स जो है हमेशा समान लिंग के होंगे। और प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर क्या है? आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। वी परसीव अ स्क्वायर एज अ स्क्वायर इन वॉट एवर पोजिशन इट इज हेल्ड, दिस कंसिस्टेंसी इन परसेप्शन इज रिलेटेड टू। हम एक समचतुर्भुज को समचतुर्भुज के रूप में ही प्रत्यक्षण करते हैं, वे चाहे किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, तो आपके सामने मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है जो स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो चाहे उसको ऊपर रखें, कहीं भी रखें आप, ठीक है, चाहे उल्टा रखें, सीधा रखें, आप उसको कैसे देखते हैं? हमेशा उसका एक समचतुर्भुज ही उसका प्रत्यक्षण करते हैं। यह प्रत्यक्षीकरण स्थिरता किससे संबंध रखती है? आकार से, गहराई से, ऊंचाई से, या फिर रूप से। ठीक है, ना ही यहाँ पे दो तरह की होती है, साइज कंसिस्टेंसी एंड शेप कंसिस्टेंसी। तो वहाँ पे से किसका होता है यहाँ पूछ रहे हैं। ये संबंध रखती है किससे? आपके रूप से, है ना। शेप कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यहाँ पे कि जो भी आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, चतुर्भुज है, गोल है, आप हमेशा कैसे देखेंगे? उसको उसी रूप में देखेंगे, उसके शेप में कुछ बदलाव आप नहीं देखेंगे। मतलब मान लीजिए स्क्वायर को ऐसे कुछ ऐसे एंगल में रखा जाए कि आपको ट्रायंगल दिखे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप उसको कैसे परसेप्ट करेंगे? आप उसको प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करेंगे? उसका केवल आप स्क्वायर के रूप में ही, समचतुर्भुज के रूप में ही उसका प्रत्यक्षण करेंगे। अगला सवाल है, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 4, शेप। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 10। विच 2 प्रिंसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग आर देयर इन गुड फिगर। गुड फिगर बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आप हर किताब में देखेंगे गुड फिगर के बारे में। उत्तम आकृति के 2 नियम, ये कौन से नियम हैं? ठीक है, समानता और बंदी
सततता एवं बंदी, समानता एवं निकटता, निकटता एवं बंदी। ये कौन से नियम है आपके? ये है आपका कंटिन्यूटी का, सततता का एंड क्लोजर एवं बंदी का। ठीक है, आपको फिगर जो है बंद बंद दिखाई देता है, गुड फिगर वाला। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है इसका? प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2, कंटिन्यूटी एंड क्लोजर। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं प्रश्न नंबर 11 के अंदर, व्हाट इज लर्निंग, अधिगम क्या है? सिंपल सा इसका आंसर है, तीनों ऑप्शन जो है अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। हमेशा यह चलता रहेगा, यह एक गद्यात्मक प्रक्रिया है, ये कोई निरंतर और स्थिर प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, यह एक गद्यात्मक प्रक्रिया है, डायनेमिक है। आप सीखते रहेंगे, अधिगम आपका होता रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 के ऊपर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रोग्राम्ड निर्देशन का आधार क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग है, पावलोवियन कंडीशनिंग है, वर्बल लर्निंग है, या फिर इंसाइटफुल लर्निंग है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पावलोवियन अनुबंधन, शाब्दिक अधिगम, या फिर अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, किस पे बेस्ड है? सिंपली आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के ऊपर ये स्थापित है। ठीक है, इन्हीं का ये आधार है। ओके, तो 12 नंबर का प्रश्न क्या सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न नंबर 13, 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग रिटेंशन आर। ठीक है, धारणा मापन की 4 विधियां क्या हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर होगा प्रत्यावाहन यानी कि रिकॉल, पहचानना रिकॉग्निशन, पुनर्अधिगम रीलर्निंग, पुनर्संरचना एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 4 जो हैं आपके मेजरिंग रिटेंशन के लिए काम आ सकती हैं, 4 तकनीकें, 4 विधियाँ। प्रत्यावाहन, पहचानना, पुनर्अधिगम और पुनर्संरचना। रिकॉल, रिकॉग्नाइज जानते हैं आप, रीलर्निंग और रिकंस्ट्रक्शन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 4। अब ये देखिए अगला सा एक और आसान सवाल, प्रश्न नंबर 14, अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, असीमित क्षमता, कोर्साकोफ लक्षण, सीमित क्षमता, सक्रिय संरचना। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रश्न नंबर 14 का ये है आपकी केवल सीमित क्षमता, है ना। आपके एसटीएम में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में केवल हम कुछ चीज़ों को ही स्टोर कर सकते हैं। तो तैयार रहिए, हो सकता है 26 मार्च को आपको देखने मिले। एलटीएम के बारे में पूछ लें अगर इसी पैटर्न पे पूछते हैं आपसे सवाल तो। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगला सवाल, एक और आसान सा सवाल। सिगमंड फ्रॉइड्स डिस्कवरी ऑफ साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ रिफ्लेक्ट्स दैट। सिगमंड फ्रॉइड ने सिंपली आपके 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से क्या कहा है? सभी विस्मरण अभिप्रेरणात्मक नहीं होते हैं, सभी विस्मरण अभिप्रेरणात्मक होते हैं, विस्मरण असामान्य होता है और विस्मरण सामान्य होता है। इनमें से क्या होगा सही उत्तर? सिंपल सी बात है यहाँ पे, ऑल फॉरगेटिंग आर मोटिवेटेड। ठीक है, तो जो मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की बात आप सुनते हैं वो ये आपको इसी के अंदर आपको यहाँ देखने मिलेगी, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है किसकी? साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के अंदर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, प्रश्न नंबर 16, ह्यूरिस्टिक आर स्ट्रेटेजीज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विच आर यूजुअली बेस्ड ऑन। अन्वेषण प्रणाली समस्या समाधान के लिए निर्भर करती है। टेम्परामेंट, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट एक्सपीरियंस या फिर फ्यूचर एक्सपीरियंस। चित्त प्रकृति, गत अनुभव, वर्तमान अनुभव, भविष्य के अनुभव। ठीक है, तो आपके जो ह्यूरिस्टिक हैं, जो आप क्या होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, आर स्ट्रेटेजीज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विच आर यूजुअली बेस्ड ऑन। तो आपने पास्ट में कुछ, अगर भूतकाल में आपने कुछ क्या किया हो, एक्सपीरियंस किया हो, उसके आधार पे आपको यहाँ पे उत्तर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप ये ह्यूरिस्टिक जो है स्ट्रेटजीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, यानी कि गत अनुभव के अनुसार। ठीक है, प्रेजेंट की बात नहीं है, फ्यूचर की बात नहीं है, फ्यूचर तो आप बनाएंगे ना, यहाँ तो पास्ट एक्सपीरियंस की बात होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला सवाल है, फंक्शनल फिक्सनेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन थिंकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे ड्रीमिंग। कार्यात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण कारक है किसके अंदर? ये आपके समस्या समाधान से संबंधित होती है। ठीक है, तो फंक्शनल फिक्सनेस क्या है कि अगर मान लीजिए एक जूता है तो आप उसको जूते को केवल पहनने के हिसाब से उसका आप विचार कर पाएंगे, उसका जो फंक्शन है वो फिक्स्ड है। ठीक है, आप उसको कुछ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए आप उस तरह से सोच नहीं सकते हैं, तो आपकी किसमें समस्या समाधान में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ये डे ड्रीमिंग में कैसे हो सकता है? इमेजिनेशन में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और थिंकिंग में भी ये कोई बात नहीं होती है फंक्शनल फिक्सनेस की, क्योंकि इन तीनों के अंदर ही क्या कर सकते हैं आप अपने विचारों को
खुले तौर पे प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई चीज़ आपको मिल जाती है, उसको क्या करते हैं आप वहाँ पे उसके फंक्शन, उसकी प्रकारात्मकता में, कार्यात्मकता में क्या हो जाते हैं आप वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस सेल्स वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस की कोशिकाओं को विद्युतीय उत्तेजना देने से क्या होता है? ये सवाल है आपसे। VHM लिखा है, VMH होता है। इनहिबिट्स ईटिंग, फैसिलिटेट्स ईटिंग, एक्सपेडाइट्स ईटिंग, बोथ एक्सपेडाइट्स एंड इनहिबिट्स ईटिंग। भोजन क्रिया को अवरोध पहुंचाता है, भोजन क्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता पहुंचाता है, भोजन क्रिया की गति को बढ़ाता है, भोजन क्रिया को अवरोध व गति देता है। तो क्या करता है आपका, अगर हम VMH को हम क्या कर दें, स्टिमुलेट कर दें, तो ये क्या होता है, आपको अवरोध पहुंचाता है, इनहिबिट्स ईटिंग। जैसे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलेगा, ये क्या बोलेगा कि अब आप जो है खाना क्या करिए, बंद करिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, यहाँ क्या बोल रहे हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी, राइट, मास्लो, चापलिन, बंडूरा, राइट, मास्लो, चापलिन, बंडूरा। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बंडूरा बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, कि आप क्या करते हैं अपने समाज में देख के आपको ऑफ मोटिवेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ठीक है, इन्होंने बताया था आपको, बंडूरा जी ने, प्रश्न नंबर 19 के अंदर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न नंबर 20। व्हेन द मोटिव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल एक्सटर्नल टू द पर्सन इट इज कॉल्ड। जब प्रेरणा व्यक्ति के बाहरी उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, इम्प्रिंटिंग इंस्टिंक्ट। बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, इम्प्रिंटिंग समान व्यवहार अनुसरण, या फिर मूल प्रवृत्ति। तो ये किसका उदाहरण है? ये है आपके बाह्य अभिप्रेरणा का। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ एन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस हिज। सिंपली आपसे यहाँ पे डेफिनेशन पूछ ली है, किसने दी है ये आपको? ये अल्पोर्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 22 की बात करें यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी, स्लिप ऑफ टंग इज मेनली ड्यू टू कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस स्पीच डिफेक्ट्स। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार स्लिप ऑफ टंग, टैग, बोलने में गलती होना का मुख्य कारण चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, या फिर वाणी की क्षति। क्या होता है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी? ये संबंधित है आपके अनकॉन्शियस माइंड से। साइको एनालिटिक पूरा किससे संबंध करता है? आपके अवचेतन मन से करता है। तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या है? अनकॉन्शियस माइंड। ये अच्छा सवाल है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। प्रश्न नंबर 23 की बात करें। अगेन यहाँ पे बात हो रही है, व्हेन वी स्पीक ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स जनरली वी मीन। जब हम किसकी बात करते हैं, बहुद्वंद की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, या फिर अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? मल्टीपल की बात हो रही है तो डबल होगा, है ना। अप्रोच अवॉइडेंस सिंगल सिंगल, अप्रोच अवॉइडेंस सिंगल सिंगल, अप्रोच भी जो है सिंगल सिंगल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, द्वि उपागम परिहार द्वंद की बात कर रहे हैं हम। जब भी हम किसकी बात करेंगे? मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स की। आपको बहुत सारे द्वंद हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। द मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड वॉज डेवलप्ड बाय। अब आपको जान के एक थोड़ा सा अचंभा होगा कि ये सवाल ठीक इसी से संबंधित कुछ सवाल आपको पूछा गया था आपके इस साल के यूजीसी नेट 15 मार्च के पेपर को। ठीक है, तो अच्छा है आप लोग जितना नेट वाले बच्चे सेट के पेपर्स लगाएं, सेट वाले नेट के लगाएं, उतना आप लोग के लिए क्या होता है, उतना आप लोग के लिए फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, सेम एक कुछ ऐसा क्वेश्चन था, बताया था कि उसमें आपको यही पूछा गया था, अभिवृत्ति मापन की समान दिखने वाली अंतरालों की विधि की संरचना किसने की है? जो इसका सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है इसका? न्यूकॉम ने नहीं की है, लाइकर्ट ने नहीं की, बोगार्डस कौन है, और थर्स्टन ने की है इसकी रचना। ठीक है, संरचना इसकी की है। इसमें क्या करते हैं हम? समान दिखने वाले इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, ये डेवलप किया था किसने? आपके थर्स्टन ने। इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, इसका आंसर क्या है आपका? थर्स्टन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर। लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरीज अप्रोच एटीट्यूड एज। ठीक है, अनलर्न रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, रिवॉर्ड पनिशमेंट, लर्न रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। आसान सा उत्तर है इसका। अधिगम एवं पुनर्वलन के सिद्धांत के अनुसार अभिवृत्ति जो है वो क्या है? उद्दीपक के प्रति अनर्जित प्रतिक्रिया, पुरस्कार, दंड, उद्दीपक के प्रति अर्जित प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इस क्या करते हैं आप? कुछ भी चीज़ अधिगम करते हैं, किसी भी चीज़ का पुनर्वलन करते हैं आप, तो ये सिद्धांत एटीट्यूड कैसे देखते हैं? आपके उद्दीपक के प्रति अर्जित प्रतिक्रिया के आधार के ऊपर। ठीक है, लर्न रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये होता है आपका 25 नंबर का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल आपके लिए, डेंड्राइट्स आर क्या है? शाखिकाएँ क्या होती हैं? ठीक है,
शाखिकाएँ होती हैं, क्या होती हैं आप बताइए नीचे कमेंट करके सही उत्तर। और अगले वीडियो में चलेंगे हम 26 से लेके अंतिम प्रश्न 50 तक। ठीक है, ओके, थैंक यू।